हे गाइस, हिंदी साहित्य संगम के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग जो स्पर्श भाग 1 है कक्षा 9 की, ऊपर आप लोगों को दिख ही रहा होगा एनसीईआरटी बुक हिंदी क्लास 9 स्पर्श भाग 1, ठीक है। इससे हम लोग इस पुस्तक से जितने भी प्रश्न बनने वाले थे 20 प्रश्न उसका प्रैक्टिस करेंगे। और ये जो प्रश्न है खुद से बनाए हुए प्रश्न हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि चैप्टर पढ़ रहे हैं, इससे कैसे प्रश्न पूछेगा, तो आप लोग देख सकते हैं मैं पहले चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ और कैसे प्रश्न यहाँ पर बने हैं वो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इससे पहले हम लोग कक्षा 6, 7, 8 से प्रैक्टिस कर लिए हैं और 9 का जो कृतिका है, कृतिका भाग 1 कक्षा 9 की पुस्तक, उसके सारे चैप्टर पढ़ लिए हैं और उसे प्रैक्टिस सेट भी कर लिए हैं, ठीक है। और स्पर्श के भी सारे चैप्टर पढ़ लिए हैं, आज हम प्रैक्टिस करेंगे। और जो क्षितिज है उसके सारे चैप्टर हम लोग पढ़ लिए हैं और अगली क्लास में हम लोग उसका प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। और जिन लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए वो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, उन लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। क्योंकि परीक्षा में सिर्फ और सिर्फ 1 महीना बाकी है और आप जितना हो सके आप दूसरों की मदद करें, ठीक है। जिन लोगों के पास क्लास नहीं है और जिन लोगों को एनसीईआरटी और एससीईआरटी क्लास चाहिए उन लोगों को आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का जो पहला प्रश्न है वो है कि जिस पुस्तक से यह उद्देश्य सिद्ध नहीं होता, जिससे मनुष्य का अज्ञान, कुसंस्कार और अविवेक दूर नहीं होता, जिससे मनुष्य शोषण और अत्याचार के विरुद्ध सिर उठाकर खड़ा नहीं हो जाता, जिससे वह छीना झपटी, स्वार्थपरता और हिंसा के दलदल से उबर नहीं पाता, वह पुस्तक किसी काम की नहीं है। यह कथन किस साहित्य इतिहासकार का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर बच्चन सिंह और एक जो नाम है वो है रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है। ये जो कोटेशन ऊपर दिया गया है, ये कोटेशन इस कथन के यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा। ये जितने भी सारे प्रश्न हैं सब स्पर्श की किताब से है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, रामविलास शर्मा ने अपने 3 भाग में प्रकाशित आत्मकथा को, ठीक है, नोट करिएगा इस चीज को। रामविलास शर्मा ने अपने 3 भाग में प्रकाशित आत्मकथा को अपनी धरती अपने लोग शीर्षक से सन 1996 में प्रकाशित कराया। इनमें से कौन सी आत्मकथा इसमें शामिल नहीं है, पूछ रहा है। मुंडेर पर सूरज, देर सवेर, आपस की बातें और घर की बात। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा घर की बात। घर की बात भी रामविलास शर्मा की आत्मकथा है, लेकिन ये जो आत्मकथा है इसमें शामिल नहीं है। जो ये 3 भाग में प्रकाशित आत्मकथा इनकी है, अपनी धरती अपने लोग, इसमें शामिल नहीं है, ये अलग है घर की बात, ठीक है। शामिल है वो कौन कौन है? यही तीनों है, मुंडेर पर सूरज, देर सवेर और आपस की बातें, ठीक है। यहाँ से कितने सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आप लोग खुद ही देख लीजिए। यदि पूछे कि रामविलास शर्मा का जो रामविलास शर्मा की आत्मकथा है वो कितने भागों में प्रकाशित हुई है, तो कितने भागों में है तो आपको पता होना चाहिए कि 3 भाग में, ठीक है। उस आत्मकथा का नाम क्या है? अपनी धरती अपने लोग। किस सन में हुई है? तो 1996 में। ये जो 3 है, ये तीनों आत्मकथा कौन कौन है? मुंडेर पर सूरज, देर सवेर और आपस की बातें, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, अगिया बैताल, अगिया बैताल और निरंजन ये दोनों उपनाम हैं। अगिया बैताल और निरंजन उपनाम किस कवि का है? कैलाश सक्सेना, रामविलास शर्मा, विद्यानिवास मिश्र, नारायण प्रसाद। तो आपका उत्तर हो जाएगा रामविलास शर्मा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 है, प्रश्न नंबर 4 दिया है, रामविलास शर्मा को उनकी किस कृति पर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला? सदियों के सोए जाग उठे, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश, बुद्ध, वैराग्य और प्रारंभिक कविताएं। तो यहाँ आपका उत्तर क्या हो जाएगा?
यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद। भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है रामविलास शर्मा को किस कृति पर व्यास सम्मान मिला। ठीक है, अभी ऊपर क्या हम लोग देखे हैं कौन सा पुरस्कार मिला था, तो सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। अभी इनको यहाँ पर क्या मिल रहा है, व्यास सम्मान। यहाँ क्या पूछ रहा है, व्यास सम्मान। रामविलास शर्मा को उनकी किस कृति पर व्यास सम्मान मिला है। भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी, निराला की साहित्य साधना, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, प्रेमचंद और उनका युग। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है रामविलास शर्मा किस तार सप्तक के कवि हैं। तार सप्तक 1943, दूसरा सप्तक 1991, तीसरा सप्तक 1959, चौथा सप्तक 1969। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा तार सप्तक 1943। ठीक है, अगर पूछे कि तार सप्तक के संपादक कौन हैं, तो याद रखिएगा तार सप्तक के संपादक हैं अज्ञेय। इन्होंने तार सप्तक चार भाग में है, इसको क्रम से सजाने के लिए कहता है, या पूछता है कि दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है या चौथा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, 1943, 1900, यहाँ तो ये गलत है, 91 नहीं होगा, 51 है, 1951। ठीक है, दूसरा तार सप्तक है 1951। ठीक है, 1951 इसको बना लीजिएगा। दूसरा तार सप्तक है 1951, पहला तार सप्तक पहला है 1943, उसमें 8 ऐड करेंगे तो 1951 हो जाएगा। इसमें आप लोग 8 ऐड करेंगे, 8 प्लस करेंगे तो 1959 हो जाएगा, और इसमें जब 20 प्लस करेंगे तो 1969 हो जाएगा। 69, 20 ऐड करेंगे तो 69, यहाँ भी मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक, 69 नहीं 79, 79। ठीक है, तो यहाँ आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक है, हम बता दे रहे हैं। 1943, उसके बाद से 1951, 1951 के बाद 1959, और इसमें 20 ऐड कर देंगे तो 1979 यानी 79। ठीक है, ये सही है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ भी है, दूसरा सप्तक में भी और चौथा सप्तक में भी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है रामविलास शर्मा को उनकी किस जीवनी पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। एक बार मिला है सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, उसके बाद से हम लोग देखे हैं कि व्यास सम्मान मिला है। अभी यहाँ पूछ रहा है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार उनको किस रचना पर मिला है। ठीक है, प्रेमचंद 1941, भारतेंदु 1943, निराला 1946 और निराला की साहित्य साधना 1969। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, निराला की साहित्य साधना 1969। निराला की साहित्य साधना 3 भागों में है। ठीक है, तीनों का प्रकाशन वर्ष अलग अलग है। यहाँ 1969 दिया गया है, और एक है 1972 में, और जो तीसरा है वो है 1976 में। ठीक है, तो ये भी आप लोग बात याद रखिएगा। इसी रचना पर ये जीवनी है, इसी रचना पर इनको रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है यशपाल के किस उपन्यास में सन 1930 से 1942 तक की राजनीतिक स्थिति का अंकन है। दादा कामरेड 1941, देशद्रोही 1943, दिव्या 1945, पार्टी कामरेड 1946। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, देशद्रोही 1943। देशद्रोही 1943 जो उपन्यास है, इसमें ये जो उपन्यास यशपाल की है, और इसमें सन 1930 से लेकर 1942 यानी 12 वर्षों तक की राजनीतिक स्थिति का अंकन किया गया है। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 है यशपाल को किस उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ऑप्शन ए 12 घंटे 1962, ऑप्शन बी अप्सरा का श्राप 1965, ऑप्शन सी क्यों फंसे 1968, ऑप्शन डी मेरी तेरी उसकी बात 1974। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेरी तेरी उसकी बात 1974 की
रचना है और इसी रचना पर यशपाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 है यशपाल की आत्मकथा सिंहावलोकन कितने भागों में है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 3। तो आपका उत्तर हो जाएगा सिंहावलोकन 3 भागों में है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 है प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं यशपाल, रामेश्वर शुक्ल, अंचल, भैरव प्रसाद गुप्त, उपर्युक्त सभी। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, क्योंकि ये तीनों जो उपन्यासकार हैं तीनों प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं। ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है किस लेखक की मृत्यु पर महात्मा गांधी ने कहा था? क्या कहा था? काश ऐसी मौत मुझे मिली होती। शरद जोशी, धीरंजन मालवीय, गणेश शंकर विद्यार्थी, स्वामी आनंद। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है कि इसमें से जो चारों नाम दिए गए हैं किनकी मृत्यु पर गांधी जी ने ऐसी बात कही थी कि काश ऐसी मौत मुझे मिलती। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी गणेश शंकर विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 13 है रविदास के कितने पद सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं? ऑप्शन ए 60, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 80, ऑप्शन डी 20। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 40। ये प्रश्न कई सारे एग्जामों में पूछा गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 14 है सियाराम शरण गुप्त की रचना है मौर्य विजय 1914, अनाथ 1917, दुर्वादल 1924, उपर्युक्त सभी। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, क्योंकि ये जो तीनों रचनाएं हैं सियाराम शरण गुप्त की रचना है। ठीक है, साथ ही इसका प्रकाशन वर्ष भी आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 15 है किस रचना का प्रकाशन वर्ष गलत है? विषाद 1925, आर्द्रा 1927, आत्मोत्सर्ग 1931, पाथेय 1938। तो यहाँ आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी पाथेय। पाथेय 1938 की रचना नहीं है बल्कि 1933 की रचना है। पाथेय जो है 1933 की रचना है, 1933। ठीक है, प्रश्न नंबर 16 है रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? यहाँ रामधारी सिंह दिनकर के बारे में पूछ रहा है कि उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ऑप्शन ए रश्मिरथी 1952, नीलकुसुम 1954, दिल्ली 1954, उर्वशी 1961। तो आपका उत्तर हो जाएगा उर्वशी। दिनकर के उर में बसी यानी उर्वशी जो 1961 की रचना है इसी पर दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ठीक है, प्रश्न नंबर 17 है किस रचना पर दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? ऊपर अभी प्रश्न में देखे हैं कि दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है किस रचना पर, तो उर्वशी पर। उर्वशी किस सन की रचना है? 1961 की रचना है। और यहाँ पूछ रहा है कि दिनकर को साहित्य अकादमी किस रचना पर मिला है, तो ऑप्शन ए है संस्कृति के 4 अध्याय, ऑप्शन बी है काव्य की भूमिका, ऑप्शन सी है पंत प्रसाद और मैथिली शरण, ऑप्शन डी है शुद्ध कविता की खोज। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए संस्कृति के 4 अध्याय। रामधारी सिंह दिनकर को इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। प्रश्न नंबर 18 है रामविलास शर्मा का निबंध संग्रह है। कौन सा निबंध संग्रह जो है रामविलास शर्मा का है? ऑप्शन ए प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं 1954, स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य 1956, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा 1985, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, क्योंकि ये जो सारी रचनाएं हैं ये सारी रचनाएं यानी सारे निबंध रामविलास शर्मा की हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 19 है रामधारी सिंह दिनकर का निबंध संग्रह है। कौन सा निबंध संग्रह रामधारी सिंह दिनकर का है? ऑप्शन ए अर्धनारीश्वर 1952, ऑप्शन डी वट पीपल 1961, ऑप्शन सी आधुनिकता बोध 1973, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। ठीक है, यहाँ अर्धनारीश्वर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये निबंध है रामधारी सिंह दिनकर का। ठीक है, और अर्धनारीश्वर एक और रचनाकार है, उनकी रचना है अर्धनारीश्वर, जिनका नाम है विष्णु प्रभाकर। पता नहीं कैसे लिख दे रहे हैं। विष्णु प्रभाकर की रचना है
विष्णु प्रभाकर। ठीक है, विष्णु प्रभाकर की रचना है अर्धनारीश्वर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 20 और ये लास्ट प्रश्न है। अरुण कमल की रचना नहीं है। अपनी केवलधार 1980, सबूत 1989, लेकिन उदास है पृथ्वी 1992, नए इलाके में 1996। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेकिन उदास है पृथ्वी 1992। ये अरुण कमल की रचना नहीं है। अगर अरुण कमल की रचना नहीं है तो फिर किसकी रचना है? तो ये रचना है मदन कश्यप की। ये रचना किसकी है? मदन कश्यप की। ठीक है, मदन कश्यप की। तो इस तरह से हम लोगों ने जो स्पर्श से जितने सारे प्रश्न मिले थे वो हम लोग पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब अगली क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्षितिज से जितने सारे प्रश्न हैं। लगभग क्षितिज से बहुत सारे प्रश्न बने हैं, क्योंकि ये जो स्पर्श है और कृतिका है इसमें चैप्टर कम है, लेकिन क्षितिज में चैप्टर ज़्यादा है। ठीक है, तो अनुमानतः इससे 2 गुना यानी 50-60 प्रश्न के लगभग में वहाँ से प्रश्न बनने वाले हैं क्षितिज से। ठीक है, तो चलिए ये प्रश्न आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास बस यही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।